Assalamualaikum, welcome to my channel BSN Generic for All. So today we are going to discuss the second lecture of Community Health Nursing Primary Health Care. So that's the unit 2. Objectives are there. Key facts. Let's start with the key facts. If you are new to our channel, please subscribe the channel and press the bell icon so that our all new videos notification will be on your screen. सो की फैक्ट से स्टार्ट करते हैं. अबाउट 930 मिलियन पीपल. की फैक्ट्स यहाँ पे हम प्राइमरी हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं. प्राइमरी हेल्थ केयर जो है इज़ द फर्स्ट हेल्थ केयर होता है जिसे बंदा इंट्रोड्यूस होता है, कोई पर्सन इंट्रोड्यूस होता है टू द हेल्थ केयर. एंड प्राइमरी हेल्थ केयर जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, यानी कि इसमें पहले जो है प्रिवेंशन के बारे में बताया जाता है. जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में जो बात करेंगे वो कहेंगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो है इसका रूट कहाँ से आया था, यानी कि ये किस तरह से जो है वो डेवलप्ड हुआ, किससे डेवलप्ड किया, इसके लिए कौन सी कॉन्फ्रेंसेस की गई थी, इसके डेवलपमेंट में कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें शामिल थी ये, और किस तरह से WHO ने जो है इसे कवर अप किया या नहीं किया, और इसमें फिर लास्ट में अगर ये फ़ेल हो गया तो किस वजह से फ़ेल हुआ, उसके क्या रीज़न्स थे, ये सारा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे बताते हैं कि अबाउट 930 मिलियन पीपल जो हैं वर्ल्ड वाइड में 930 मिलियन पीपल जो है अभी वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पुअर्टी की तरफ जा रहे हैं. बिकॉज ऑफ हेल्थ केयर की वजह से किस तरह के वो जितना अर्न कर रहे हैं, यानी कि उनका जो हाउस होल्ड बजट जितना चल रहा है, तो उसमें से जो अर्न कर रहे हैं, यानी कि जो वो अर्न कर रहे हैं उसमें से जो उनका हाउस होल्ड बजट हो जाता है और जो हेल्थ केयर बजट हो जाता है, तो उसमें से जो जितना 10% जो है वो अपने हेल्थ पे स्पेंड कर देते हैं, यानी कि हाउस होल्ड बजट से वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो अगर वो हेल्थ पे ही सिर्फ इतना ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं देन उनका जो और हाउस होल्ड बजट है वो पूरा नहीं हो पाता, एंड देन दे आर फॉलिंग टूवर्ड्स द पुअर्टी. अब अगर WHO ने जो है जब प्राइमरी हेल्थ केयर जो है इसे स्केलिंग अप करने का फ़ैसला किया, तो उस टाइम क्या हुआ कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो है इसकी इंटरवेंशन के लिए अगर हम इसकी इंटरवेंशन करेंगे, इसे स्केलिंग अप करेंगे, तो जितनी भी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ है वहाँ पे 60 मिलियन लाइफ जो है वो सेव हो सकती है, यानी कि वर्ल्ड वाइड 60 मिलियन लाइफ जो है वो सेव हो सकती है, और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी इंक्रीज़ हो सकती है बाय 3.7 ईयर्स तक 2030 तक. यानी कि अगर हम अभी से स्टार्ट कर ले तो 2030 तक ये सब कुछ हो सकता है अकॉर्डिंग टू WHO के जो उन्होंने एस्टिमेशन लगाया था. लेकिन अब बात आती है कि इतने बड़े टारगेट को पूरा कैसे करना है. जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो है ये एक बहुत ज़्यादा वास्ट टारगेट था, बहुत ज़्यादा कम्प्रहेंसिव था, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एडिशनल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी. और एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो आप इन्वेस्टमेंट नहीं थी बल्कि बहुत ज़्यादा थी. जैसे कि अराउंड $200 बिलियन जो है US के डॉलर जो है टू $370 बिलियन जो है उन्हें पर ईयर के मुताबिक चाहिए थे इसका फॉर ईयर के लिए, यानी कि एक साल के लिए उन्हें इतना बजट चाहिए था, इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी इस पूरे हेल्थ सर्विस पैकेज को कंप्लीट करने के लिए. लेकिन यूनाइटेड नेशन में जितनी भी यूनिवर्सल हेल्थ केयर वाले हैं उनकी जब मीटिंग हुई 2019 में, तो जो कंट्रीज़ जो है वो इसमें शामिल होना चाहती, तो उन्होंने कमिट किया कि हाँ हम प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने अपने मुल्क में. सो उनकी ये मीटिंग अप हुई. WHO ने ये रिकमेंड किया उस मीटिंग में कि अगर हर कंट्री जो है वो एलोकेट करे या फिर री एलोकेट करे 1% ऑफ GDP, एडिशनल GDP का जो 1% है एडिशनली अगर ये एलोकेट करे इन प्राइमरी हेल्थ केयर में गवर्नमेंट और एक्सटर्नल फंडिंग सोर्सेज से, तभी ये वास्ट और कम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर का जो पैकेज है ये पूरा हो सकता है. अदरवाइज़ ये वैसे ही पूरा नहीं हो सकता, इसके लिए बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत है. फिर आता है हेल्थ फॉर ऑल क्या होता है. पहले हम हेल्थ फॉर ऑल समझते हैं, फिर समझते हैं कि ये हेल्थ फॉर ऑल जो है ये वर्ड आया कहाँ से है. सो हेल्थ फॉर ऑल, जैसे कि हम जान सकते हैं कि हेल्थ फॉर ऑल का मतलब है कि हेल्थ यानी कि जो हेल्थी लाइफ है, हेल्थ लाइफ स्टाइल है वो सबके लिए होना चाहिए, यानी कि हेल्थ जो है वो हर एक तक पहुंचनी चाहिए. एक कंट्री के हर एक पर्सन का जो है वो राइट है टू बिकम अ हेल्दी, टू बी अ हेल्दी. सो ये हर एक तक पहुंचना चाहिए, यानी कि हेल्थ का ये नहीं है कि कोई अमीर है तो सिर्फ उसे ही मिले, कोई गरीब है तो उसे ना मिले, बल्कि हर एक का हक है, हर एक का राइट है अपना.
बाय हेल्थ इसमें जो हेल्थ है उसका मतलब होता है ये एक पर्सनल स्टेट है ऑफ वेलबींग की, ये अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज पे डिपेंड नहीं करती है। यानी कि इफ़ आई एम से आई एम वेल and internally my physiology and anatomy is not well, it's disturbed, but I will say that I am healthy, so this means I am हेल्दी। यानी कि अगर कोई बोल रहा है कि अगर उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी वगैरह कुछ भी डिस्टर्ब है, उसे कोई डिजीज़ है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि या आई एम हेल्दी, सो मीन्स ये दिस इज हिज पर्सनल स्टेट, कि वो खुद ही ये स्टेट कर रहा है कि हाँ वो हेल्दी है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है कि अंदर से वो बिल्कुल हेल्दी है लेकिन बाहर से वो कह रहे हैं कि नो आई एम नॉट वेल, सो ये उसकी अपनी पर्सनल स्टेट होती है, अपनी जजमेंट होती है। हेल्थ हम इसे कहते हैं, ये पर्सनल स्टेट पर्सनल जजमेंट होती है अबाउट व्हाट यू फील बीइंग हेल्दी और नॉट। यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज पे डिपेंड नहीं करती है। अ स्टेट ऑफ हेल्थ दैट इनेबल पर्सन, ये हेल्थ जो है वो स्टेट होती है जिससे पर्सन जो है अगर वो सोशली इकोनॉमिकली एक प्रोडक्टिव लाइफ जी रहा है एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा है, तो मीन्स ही इज़ हेल्दी। हेल्थ फॉर ऑल जो है ये हेल्थ फॉर ऑल का जो ये स्लोगन था ये इसलिए अप्लाई किया गया था ताकि जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं इन बिटवीन द हेल्थ एंड द पर्सन, तो वो जो है रिमूव हो सके। यानी कि जितनी भी माल न्यूट्रिशन वगैरह है जिससे हेल्थी लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती, हेल्थ जो है वो लोगों की इफेक्ट होती है, तो माल न्यूट्रिशन जो है इसे एलिमिनेट किया जाए, इग्नोरेंस को एलिमिनेट किया जाए, कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर को एलिमिनेट किया जाए, अनहाइजीनिक हाउसिंग हेल्थ जो है उसे एलिमिनेट किया जाए। यानी कि जहाँ जहाँ से जिस जिस एंगल से जो है हेल्थ पॉसिबल हो सकती है वो सारी चीज़ें जो है वो सारे ऑब्स्टेकल्स जो है वो एलिमिनेट किए जाए। और जितनी भी अगर कोई मेडिकल की तरफ से कोई प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि मेडिकल प्रॉब्लम्स मीन्स लाइक लेक ऑफ डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल में बेड्स वगैरह नहीं है, ड्रग्स या वैक्सीन्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो इसका भी सलूशन निकाला जाए। फिर आता है कि हेल्थ फॉर ऑल जो है इसे डिफरेंट मीनिंग्स में लिया गया है। पहले कहा गया कि हेल्थ फॉर ऑल का मतलब है कि इन अ कंट्री हर पर्सन का ये राइट है कि वो हेल्दी रहे, सो ये हर पर्सन को मिलना चाहिए। फिर हम हेल्थ फॉर ऑल को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के स्टेट में भी लेते हैं। एक ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर एक मुल्क में हेल्थ सर्विसेज अच्छी है, हेल्थ केयर अच्छी प्रोवाइड की जा रही है, प्राइमरी हेल्थ केयर सही है, दैन उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इसमें ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि हेल्थ फॉर ऑल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इसे हासिल किया जाए एंड टू बी का हेल्थी, बट ये जो है एक मेजर रोल प्ले करती है इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हेल्थ फॉर ऑल जो है इससे हम ये डिपेंड करता है और कंटिन्यू प्रोग्रेस इन मेडिकल केयर एंड पब्लिक हेल्थ। यानी कि मेडिकल केयर और पब्लिक हेल्थ में जितनी भी प्रोग्रेस वगैरह जो है वो कंटिन्यू हो रही है वो भी हेल्थ फॉर ऑल पे डिपेंड करती है। हेल्थ सर्विसेज जो है ये एक्सेसिबल होनी चाहिए। हेल्थ सर्विसेज अगर है तो ये एक्सेसिबल भी होनी चाहिए। हेल्थ फॉर ऑल का मतलब दूसरे उसमें सेंस में ये भी आता है थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की प्राइमरी हेल्थ केयर के ज़रिए से, जिसमें जितनी भी बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो हर एक विलेज में, हर एक बैकवर्ड एरिया में, या फिर रेफरल सर्विसेज जो है स्पेशलाइज केयर जो है वो हर एक एरिया में कंट्री के अवेलेबल होना चाहिए। इसके साथ साथ जो इम्यूनाइजेशन है, इम्यूनाइजेशन जो है ये भी प्राइमरी हेल्थ में आता है। इम्यूनाइजेशन जो है ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। इम्यूनाइजेशन जो है ये मस्ट ये भी हमें यूनिवर्सली कवरेज जो है इसे अचीव कराना होगा, क्योंकि अभी तक भी ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पे इम्यूनाइजेशन नहीं पहुँच पाती है, या फिर अगर पहुँचती भी है तो वहाँ के लोग ये जो है वो रिकमेंड नहीं करते हैं। सो उसके लिए भी जो है हमें यूनिवर्सल कवरेज को अचीव करना पड़ेगा। हेल्थ फॉर ऑल जो है ये एक होलिस्टिक कंसेप्ट पे भी हम लेते हैं, यानी कि हेल्थ जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ हॉस्पिटल में जाके मिले, बल्कि आप जहाँ पे काम करें, आपका जो ऑक्यूपेशन एरिया है, आपका जो एजुकेशन एरिया है, आपकी इंडस्ट्री में काम करें, किसी एग्रीकल्चर उसमें है, या अपने घर में है, या फिर कहीं कम्युनिकेशन सेंटर में है, हर एक जगह पे आपको वो हेल्थ मिलनी चाहिए। यानी कि वो हेल्थ वो फैसिलिटीज़ हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए।
फिर कहते हैं कि हेल्थ फॉर ऑल जो है इसका दूसरा मीनिंग हम ये लेते हैं कि सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल सर्विसेज, इस सब से जो है हम किसी भी जो है हंग्री पीपल जो है जो कि हॉवल्स में रहते हैं यानी कि गारों में रहते हैं, उनके लिए सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि हम सिर्फ उन्हें जाके वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें, बल्कि जो लोग इस सब चीज़ों से जो है वो आशना नहीं है, तो उन सबको हमने इससे पहले जो है वो इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा, ताकि जो सर्विसेज उनको अवेलेबल की जा रही है वो उसे यूज़ भी करें। यानी कि जो लोग गारों में रह रहे हैं वो इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं, सो उसके लिए हमें उन्हें इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा इन सब चीज़ों से है, और उनका जो पूरा लाइफस्टाइल है वो हमने पूरा चेंज करना होगा, उन्हें न्यू फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ देनी होगी ताकि वो एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रह सके। अब हम पढ़ते हैं बैकग्राउंड ऑफ अलमाता डिक्लेरेशन। हेल्थ फॉर ऑल का वर्ड जो है ये अलमाता डिक्लेरेशन से आया है। अलमाता डिक्लेरेशन क्या है ये हम पढ़ते हैं। अलमाता डिक्लेरेशन जो है ये बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इन अल्मा आता में। ये द 1960 एंड 1970 वॉज फॉर मैनी डेवलपिंग कंट्रीज। 1960 और 1970s का जो एरा था वहाँ उस टाइम में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने न्यूली इंडिपेंडेंस उन्होंने कॉलोनियल पावर से हासिल की थी, और ये इंडिपेंडेंस जो है ये accompanied हुई बाय एंथुसिज्म टू प्रोवाइड हाई स्टैंडर्ड हेल्थ केयर। इससे जैसे ही उन्हें इंडिपेंडेंसी मिले उन्हें सबसे पहले जो है अपने हेल्थ केयर जो है उनको स्टैंडर्ड बनाया, अपनी एजुकेशन को स्टैंडर्ड बनाया, और जितनी भी सर्विसेज जो लोगों को मिलनी चाहिए उन सब पे जोर दिया। उसी के बाद जाके जो है उन्होंने कहीं जाके तरक्की की। गवर्नमेंट मूव टू स्टैब्लिश टीचिंग, और फिर जैसे ही उन्होंने इंडिपेंडेंस आया तो गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने सबने टीचिंग हॉस्पिटल्स बनाए, मेडिकल नर्सिंग स्कूल्स बनाए, डोनर नेशन जो है उसकी एसिस्टेंस से। जितनी भी टर्शरी सर्विसेज जो थी वो एक तो था ये कि कंट्री का जो जितना भी बजट बना था उसका लार्जेस्ट पार्ट जो है वो टर्शरी सर्विसेज पे स्पेंड हो रहा था, और टर्शरी सर्विसेज जो है वो ये थी कि सिर्फ अर्बन एरियाज़ यानी कि जो सिटीज़ हैं वहाँ पे अवेलेबल थी, और उनका जो रूरल सोसाइटीज़ जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी एक्सेस करने में। और जितनी भी वाइड यहाँ पे जितनी भी वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज जो थी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के साथ एंड क्वालिटी के साथ इन द रूरल एरियाज़ में अवेलेबल थी, लेकिन वहाँ पे अगर थी भी तो एज ट्रेडिशनल हीलर्स की लोग जो है वो ज़्यादा ट्रेडिशनल हीलर्स के पास जाते थे, बल्कि और मेडिकल केयर जो है वो अवॉइड करते थे। बाय द 1970s तक 1970s के दौरान जो है उस टाइम में क्या हुआ कि जो मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट जो है रूरल कम्युनिटीज़ में वो इम्प्रूव होने के बजाय दिन ब दिन जो है वो डिटोरिएट हो रहा था। प्लेसेस जहाँ पे सर्विसेज जो है उसकी एक्सेस मुमकिन थी लोगों के लिए, लेकिन कुछ ऐसे कल्चरल बिलीव्स थे जिसकी वजह से वो जो है अवॉइड कर रहे थे और उस तक एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। जितनी भी और फर्दर डेवलपमेंट्स आ रही थी वहाँ पे, यानी कि जैसे कि ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन वगैरह वो लोग यूज़ करते थे, वहाँ के जो विलेज के अपने ख़ुद के वॉलंटियर्स होते थे वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग रेफरेंस सिस्टम जो है और हॉस्पिटल वगैरह जाना जो है वो सब कुछ अवॉइड कर रहे थे। वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है इसे भी यूनिवर्सल कवरेज देना था, तो इसके लिए जिसकी वजह और इसे यूनिवर्सल कवरेज नहीं मिल रही थी, बहुत सारे लोग जो है वो इसे जो है वो कंसिडर नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से दिन ब दिन जो है क्या हो रहा था कि डेथ वगैरह और इलनेसेस वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, और वैक्सीनेशन ना लेना जो है वो एक वन ऑफ द मेजर कॉज बन गया था डेथ का और इलनेस का। 1960s और 1970s में क्या हुआ कि चाइना, तंजानिया, सूडान और वेनेजुएला जो है इन चारों मुल्कों ने मिलकर एक प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट किया कि वो बेसिक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ प्राइमरी केयर हेल्थ सर्विसेज जो है वो उसके लिए एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम उन्होंने चलाया कि जितने भी पुअर रूरल पॉपुलेशंस वगैरह है उन सब तक जो है वो केयर और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाए। और इसी प्रोग्राम से जो है ये प्राइमरी हेल्थ केयर का नाम आया है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि पपुआ न्यू गिनिया जो है ये भी एक कंट्री है, इन्होंने भी सिमिलर इसी की तरह एक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम चलाया था बहुत सालों तक।
1970s के दौरान ये कंसेप्ट जो है ये किसने ले लिया, फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और यूनिसेफ ने। यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इन्होंने फिर ये वाला कंसेप्ट ले लिया और इसे पूरे वर्ल्ड वाइड इम्प्लीमेंट करना चाहा। इट एड्रेस द नीड फॉर फंडामेंटल चेंज इन द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज डेवलपिंग कंट्रीज़। फिर इन्होंने इसमें क्या एडिशन की कि जितनी भी हेल्थ केयर डिलीवरी सर्विसेज जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में है उस सारों में कुछ ना कुछ जो है वो फंडामेंटल चेंजेस लाई। इस एम्फेसिस के साथ कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो हर एक को इक्विटी के साथ मिलनी चाहिए, हर एक का एक्सेस होना चाहिए इस तक, और वो अफोर्डेबल कॉस्ट पे भी होनी चाहिए कि ये सारी क्यूरेटिव सर्विसेज जो है वो लोगों तक मिल सके। फाउंडेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर अलमाता। प्राइमरी हेल्थ केयर की जो फाउंडेशन जहाँ से रखी गई, अलमाता डेक्लेरेशन जिसे हम कहते हैं, बाय 2000। ये अब कहाँ से आया डेक्लेरेशन जो है अलमाता का, ये फॉर्मली अडॉप्ट इन्होंने किया प्राइमरी हेल्थ केयर को, पीएचसी को, ताकि हम एक कम्प्रहेंसिव किस मकसद से कि हम एक कम्प्रहेंसिव यूनिवर्सल इक्विटेबल और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो हर एक कंट्री को प्रोवाइड करेंगे। इसके मकसद से उन्होंने ये प्राइमरी हेल्थ केयर जो है इसे अडॉप्ट किया। अलमाता कॉन्फ्रेंस जो है इसमें बहुत सारे लोग कंट्रीज जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अराउंड 134 कंट्रीज जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और डिफरेंट एजेंसीज थी, एनजीओज वगैरह थे बड़े बड़े, उन सब ने भी पार्टिसिपेट किया। और ये इसी तरह WHO के जितने भी कंट्रीज जो है जो कि WHO की मेंबर थी, उन सब वो सारे जो है वो अलमाता के मेंबर भी बने, बिकॉज ये अडॉप्ट किया था बाय WHO ने। और ये मीटिंग जो है, ये कॉन्फ्रेंस जो है, ये कज़ाक स्वेत रिपब्लिक यानी कि कज़ाकिस्तान में हुई थी। ये सितंबर 1978 को। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए और नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ भी। प्राइमरी हेल्थ केयर का फिर इन्होंने क्या जो इंट्रोड्यूस करवाया प्राइमरी हेल्थ केयर को, तो वो किस उससे इंट्रोड्यूस करवाया कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो है इसमें जितनी भी बेसिक इसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, और वो भी ऐसी सर्विसेज होंगी जो कि साइंटिफिकली साउंड हो, यानी कि एक्सपेरिमेंटल हुई हो, अप्रूव्ड हो और जो उसमें मेथड यूज़ किए जा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है वो एक्सेप्टेबल भी हो टू द सोसाइटी, टू द पीपल, और एक्सेसिबल भी होनी चाहिए, यानी कि हर एक तक, चाहे वो रूरल का पॉपुलेशन हो, अर्बन हो, जो यानी कि कंट्री का जो हर एक पर्सन है उस तक अवेलेबल होनी चाहिए। और ये इसमें जब तक ये कम्युनिटीज़ जो है या जो लोग हैं अपने इलाके के, वो जब तक इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक ये नहीं हो सकता, ये एक्सेसिबल नहीं हो सकती ये। और साथ साथ में ये एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे भी होना चाहिए ताकि हर कोई इसे अफोर्ड कर सके और जो है इसे एक्सेस कर सके। इसके साथ साथ जो है हर एक स्टेज पे जो है एट द स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट इन द स्पिरिट, ताकि इससे क्या हो कि उनमें सेल्फ रिलायंस और सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो स्पिरिट है वो डेवलप्ड होती रहे, सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ हम ये चीज़ जो है वो ख़ुद अफोर्ड कर रहे हैं और ख़ुद हमारा इस तक एक्सेस हो रहा है। इंटीग्रल पार्ट है कंट्री के हेल्थ सिस्टम का और सेंट्रल फंक्शन और मेन फोकस भी है, यानी कि कंट्री की, कम्युनिटी की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। और ये एक फ़र्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट होता है किसी भी पर्सन का नेशनल हेल्थ सिस्टम के साथ, जिससे क्या होता है कि अगर वो उससे सेटिस्फाइड होता है तो वो फर्दर हेल्थ केयर जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज जो है उसकी एक्सेस करने की भी कोशिश करता है, यानी कि उसे उस पर यकीन हो जाता है कि हाँ अगर ये चीज़ें हैं तो ये बिल्कुल सही है और हमें ये जो है लेनी चाहिए, ताकि इससे वो भी हेल्दी रहे। अगर हर एक पर्सन इस तरह सोचेगा तो इससे पूरी कम्युनिटी हेल्दी होगी, कम्युनिटी हेल्दी होगी देन ओवरऑल कंट्री जो है उसकी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट होगी। एंड इसके साथ क्या होता है कि ये फर्स्ट एलिमेंट होता है कि जिस पे जहाँ पे एक पर्सन सोचता है कि हाँ उन्हें ये हेल्थ केयर सर्विसेज जो है या जो हेल्थ केयर है ये कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं, ये अलमाता डेक्लेरेशन में ये सारी चीज़ें बताई गई थी 1978 को।
So, now the topic is PHC, Primary Health Care. What is Primary Health Care? Primary Health Care के बारे में हम पढ़ेंगे. So, Primary Health Care का हम जैसे कि पढ़ रहे थे कि Primary Health Care यानी कि जो बेसिक सर्विसेज होती हैं केयर में वो सारी प्रोवाइड करना. तो जो अल्मा आता डिक्लेरेशन हुआ उसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर जो है इसे यूनिवर्सल कवरेज देना ज़रूरी हो गया. यानी कि अलमाता डिक्लेरेशन हो गया, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो गई, वहाँ का जो रेजोल्यूशन पास हुआ अबाउट प्राइमरी हेल्थ केयर. तो प्राइमरी हेल्थ केयर में जितने भी बेसिक नीड्स आने थे यानी कि बेसिक सर्विसेज जो थी जैसे कि एजुकेशन हो गया या फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स को हमने किस तरह से प्रिवेंट करना है, उसे किस तरह से कंट्रोल करना है, डिजीज़ को किस तरह से हमने फूड की सिक्योरिटी बनानी है एंड किस तरह प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है लोगों तक एट स्मॉल लोकेलिटीज़ तक, यानी कि हर छोटे छोटे हिस्से तक हमने किस तरह से ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है. सेफ़ और एडिक्वेट वाटर सप्लाई कैसे करना है, बेसिक सैनिटेशन यानी कि जो सफाई वगैरह है उसका किस तरह से निज़ाम मेंटेन करना है. मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ यानी कि जो माँ और बच्चा है उसकी सेहत के हवाले से हमने क्या क्या जो है स्टेप्स उठाने हैं. फैमिली प्लानिंग के बारे में इनका क्या कंसेप्ट है. वैक्सीनेशन जो है उसकी कवरेज हो रही है यूनिवर्सली या नहीं, यानी कि वैक्सीनेशन जो है वो हर बच्चे को लग रही है या नहीं, चाहे वो गांव में हो चाहे वो सिटी में हो. उसकी प्रिवेंशन और जो जितनी भी एंडेमिक डिजीज़ हैं, यानी कि एंडेमिक डिजीज़ उस डिजीज़ को कहते हैं जो कि एक ख़ास लोकल एरिया में कन्फाइंड हो, यानी कि ख़ास लोकेलिटी की जो डिजीज़ होती है. लाइक इसमें जो है कॉलरा भी आ सकता है, टाइफाइड भी आ सकता है. सो उसकी प्रिवेंशन हमने कैसे करनी है और किस तरह से जो कॉमन डिजीज़ और इंजरीज़ होती हैं उसकी ट्रीटमेंट हमने किस तरह अप्रोप्रिएट तरीके से करनी है, और जितने भी जो ज़रूरी इसेंशियल ड्रग्स हैं वो उसकी किस तरह से हमने सप्लाई करनी है. सो ये सारे जो बेसिक राइट्स हैं जो कि इंक्लूडेड हैं इन प्राइमरी हेल्थ केयर में, तो ये हमने किस तरह से हर एक बंदे तक पहुँचाने हैं, हर एक इंडिविजुअल तक पहुँचाने हैं. सो दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ अबाउट प्राइमरी हेल्थ केयर. सो इन्होंने जो है फिर क्या किया है कि सबसे ज़्यादा इम्फेसिस जो है यानी कि जो इम्पोर्टेंस दी गई है इन्होंने वो ये थी कि वो लोग लार्जर हॉस्पिटल के बजाय कम्युनिटी लेवल पे डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करें. यानी कि लार्ज हॉस्पिटल जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो तो सिर्फ सिटीज़ में है. सो जो रूरल एरियाज़ वाले हैं वो वहाँ तक जा नहीं सकते, जिसकी वजह से उन्होंने ये बनाया कि हमने कम्युनिटी लेवल पे यानी कि लोकल एरिया के लेवल पे हमने ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. यानी कि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होनी चाहिए. यानी कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव का मतलब होता है कि उसकी कॉस्ट जो है वो अफोर्डेबल होनी चाहिए और उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है उस ड्रग की वो भी अच्छी होनी चाहिए. यानी कि एक महंगी दवाई है, एक ज़रा चीप दवाई है, सस्ती दवाई है, लेकिन दोनों का असर सेम हो रहा है. यानी कि दोनों हमें सेम जो है डिजीज़ से बचा रही है और उसका इफ़ेक्टिवनेस, उसकी जो इफ़िकेसी है यानी कि उसका जो असर है वो दोनों का सेम है. सो हमने जो है वो सस्ती वाली ड्रग देनी है. इस तरह के प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव प्रोग्राम्स बनाने हैं ताकि हम लोगों को एजुकेट कर सकें कि किस तरह से अपने आप को डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं. और ये अप्रोच जो है ये सिर्फ अकेले इंसान का नहीं है बल्कि ये इंटरसेक्टरल अप्रोच है. इंटरसेक्टरल अप्रोच हम कहते किसे हैं? इंटर एंड सेक्टरल. इंटरसेक्टर का मतलब होता है कि इसमें दो से ज़्यादा सेक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होगा, यानी कि वहाँ के जो ऑफिसर्स होंगे वो भी अगर फूड और सिक्योरिटी के बारे में हम बात करें तो वो तो फिर इनका काम आता है. एजुकेशनल हवाले से अगर हम बात करें कि एजुकेशन एरिया पे भी हमें सेफ हेल्थ जो है वो प्रोवाइड करनी होती है, यानी कि वहाँ पे भी सेहतमंद होने चाहिए सारे बच्चे. सो वो जो है स्कूल एंड टीचर्स का जो है वो रोल प्ले करेंगे. वुमेंस ग्रुप जो होते हैं डिफरेंट यानी कि पोलियो वैक्सीनेशन के लिए जो होते हैं वो लोग जाते पोलियो वैक्सीनेशन कराती हैं, तो उनका अलग वो काम होगा. यूथ ग्रुप्स हमने बनाने हैं और मिनिस्टर एंड रिलीजियस ग्रुप जो होते हैं इस तरह के हमने बनाने हैं और इसे आगे लोगों तक पहुंचाना है. फिर आता है कि कम्युनिटी जो है अपने लीडर्स के ज़रिए से अगर वो इसके मतलब प्लानिंग में प्राइमरी हेल्थ केयर जो है इसकी सर्विसेज हमने किस तरह से डिलीवर करनी है. सो इसके लिए जो है अगर कम्युनिटी के जो अपने लीडर्स होंगे वो इसके लिए प्लान करें, इसके लिए इसकी प्लानिंग में शामिल हो, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में शामिल हो, अपनी ही हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने में थ्रू प्राइमरी हेल्थ कम्युनिटीज़ के ज़रिए, यानी कि वो हर एक कम्युनिटी लेवल पे प्राइमरी हेल्थ केयर कम्युनिटीज़ बनाए. वहाँ के उसके जो लीडर्स होंगे वो अपनी कम्युनिटी के जितने भी उनके प्रॉब्लम होंगे वो आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बारे में प्लानिंग करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे.
जहाँ पे वेस्टर्न ट्रेन डॉक्टर एंड नर्सेज जो है अगर वो अवेलेबल नहीं है, यानी कि ऐसे डॉक्टर नर्सेज जो अवेलेबल नहीं है जो कि कॉम्पिटेंट हो, तो हमने क्या करना है कि विलेज के जो हेल्थ वर्कर्स हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी हेल्थ वर्कर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, उन्हें हमने मज़ीद और ट्रेनिंग देनी है ताकि वो इस हेल्थ केयर सिस्टम को आगे तक पहुँचा सके और इसमें रोल प्ले कर सके। फिर इसके बाद है कि नेशनल गवर्नमेंट जो थी उन्होंने पीएचसी को, प्राइमरी हेल्थ केयर को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया था वर्ल्ड वाइड, और इसके ब्लूप्रिंट्स भी जो है पॉपुलेशन कवरेज को कवर करने के लिए ब्लूप्रिंट्स भी उनको मिल गए थे सारे, कि हमने किस तरह से ये सर्विसेज जो है एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कितनी पॉपुलेशन है उसके मुताबिक। एक इसके जो गोल्स एंड टारगेट जो थे वो सेट किया गया कि हेल्थ फॉर ऑल जो है ये हम 2000 तक कंप्लीट करेंगे, यानी कि 1978 में जो अलमाता डिक्लेरेशन हो गया, उसके बाद फिर हमने इसे नाम दिया हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर 2000, यानी कि 2000 तक हमने ये अचीव कर लेना है। और इसके कुछ ऐसे कुछ जो है मेन गोल्स थे कि हर कंट्री जो है वो अपने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से 5% जो है एटलीस्ट 5% हेल्थ पे स्पेंड करेगी, और एटलीस्ट 90% चिल्ड्रन जो होंगे उनका वेट जो है एज के हिसाब से बिल्कुल सही होना चाहिए रेफरेंस वैल्यूज़ के मुताबिक। फिर है कि जो सेफ वाटर सप्लाई है ये अवेलेबल होना चाहिए विद इन 15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे होम से, यानी कि सैनिटरी फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी सही होनी चाहिए और हर एक होम के लिए अवेलेबल होना चाहिए। पीपल यानी कि जितने भी लोग हैं उन सब का एक्सेस होना चाहिए कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसे अटेंड करने के लिए एक ट्रेन पर्सन होनी चाहिए। ये चाइल्ड केयर जो है वो एटलीस्ट 1 ईयर एज तक अवेलेबल होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। फिर आता है कि इनके तो ये गोल्स हो गए कि बाय द ईयर 2000 हमने ये कैसे अचीव करना है, उसके लिए ये इन्होंने कुछ कुछ गोल्स रख लिए कि यही वाले हर एक कंट्री ने फॉलो करने। फिर आया कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो अचीव क्यों नहीं हो पाई, इसके गोल्स क्यों अचीव नहीं हो पाए। तो प्राइमरी हेल्थ केयर जो है इसलिए अचीव नहीं हो पाई, इसके बहुत सारे रीज़न्स थे। कुछ तो मेन रीज़न यही था कि जितने भी पॉलिटिशियन वगैरह थे कंट्रीज़ के, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो थी उनकी जो पॉलिटिशियन वगैरह थे, उन्होंने ये एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि कम्युनिटीज़ जो हैं वो ख़ुद अपने लिए हेल्थ केयर सर्विसेज प्लान करेंगी, उसे इम्प्लीमेंट करेगी, उसे आइडेंटिफाई करेगी। सो इन्हें ये मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से ये फेल हो गया। प्राइमरी हेल्थ केयर का असल में मकसद क्या था, ये वो इसेंशियल हेल्थ केयर थी जो कि प्रैक्टिकली भी थी, साइंटिफिकली साउंड भी थी, यानी कि अप्रूव थी, एक्सपेरिमेंटल थी और सोशली भी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए थी, यानी कि इसमें जो मेथड्स थे वो सोशली एक्सेप्टेबल, लोगों को एक्सेप्टेबल होने चाहिए थे कि किसके लिए आप अप्लाई करें उसे भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए और जो अप्लाई कर रहा है उसे भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो यूनिवर्सली, ये मेथड जो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ये यूनिवर्सली एक्सेसिबल होना चाहिए, यानी कि हर एक बंदे को, हर एक इंडिविजुअल फैमिलीज़ कम्युनिटीज़ तक ये पहुंचनी चाहिए, उनकी एक्सेस होनी चाहिए इसकी तरफ, और कम्युनिटी की इसमें फुल पार्टिसिपेशन हो चाहिए और ये जो है अफोर्डेबल कॉस्ट पे भी होनी चाहिए, जो कि अलमाता डिक्लेरेशन में पहले से ही बता दिया गया था 1978 में, यहाँ पे वापस से रिपीट कर दिया। फिर है कि प्राइमरी केयर जो है ये वो लेवल ऑफ केयर होती है, प्राइमरी हेल्थ केयर वो लेवल ऑफ केयर होती है जहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल का जो है फर्स्ट कांटेक्ट होता है हेल्थ केयर सिस्टम के साथ, जहाँ पे फिर वो डिसीजन बनाता है कि वाकई में क्या ये लोग मेरी एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं या नहीं। एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम जो है हम कहते हैं, एक एक्चुअल प्रॉब्लम होती है, एक पोटेंशियल होती है। एक्चुअल जो कि रियली एग्जिस्ट करती है, इमेजिनेबल नहीं होती बल्कि रियल होती है, एंड पोटेंशियल जो होती है वो रियल भी हो सकती है एंड जो है इमेजिनेबल भी हो सकती है, यानी कि जिसकी एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी होती है सिर्फ। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है इसकी प्रोवाइडर जो होते हैं वो फिजिशियंस भी हो सकते हैं, नर्स प्रैक्टिशनर्स भी हो सकते हैं, नर्सेज भी हो सकती हैं, नर्स क्लिनिशियंस भी हो सकती हैं, स्कूल्स में भी हो सकते हैं, ऑक्यूपेशन सेटिंग में भी होते हैं, और इनका जो फोकस होता है वो अर्ली डिटेक्शन एंड रूटीन केयर पे होता है। प्राइमरी केयर जो है इज़ नॉट अ डिसिप्लिन इटसेल्फ, लेकिन ये एक ऐसी केयर है जो कि स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के साथ प्रोफेशनल्स जो होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं। एज ए लेवल ऑफ केयर इसका एक पैरामिड बनता है, यानी कि हमारे पास हेल्थ केयर का एक पैरामिड होता है जिसमें सबसे जो बेसिस होती है इसकी वो पीएचसी पे होती है, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर अगर किसी को प्रोवाइड की जा रही है देन वो सेकेंडरी पे जाएगा एंड देन वो टर्शरी पे जाएगा। सो टर्शरी जो है वो सिचुएटेड होती है एट द टॉप ऑफ द पैरामिड। फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर।
5 बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, इसे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं, आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है और समझ भी लेना है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पहले होना चाहिए, यानी कि बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए हेल्थ सर्विसेज की। मैन पावर हेल्थ वर्कफोर्स डेवलपमेंट होनी चाहिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, यानी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए हेल्थ वर्कफोर्स की भी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेट नहीं करेगी देन हेल्थ केयर अचीव नहीं होगा। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है वो होनी चाहिए। मल्टीपल सेक्टोरियल अप्रोच होना चाहिए, यानी कि किसी एक सेक्टर का काम नहीं है कि वो करेगा, सिर्फ हेल्थ सेक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि इसमें एजुकेशन सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर इन्वॉल्व होता है, एक्यूपेशन। सो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। व्हाट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए हेल्थ सर्विसेज की। इनइक्विटी जब आ जाती है हेल्थ सर्विसेज में, ये इसका सबसे मेजर कंसर्न है इसके फेलियर का। सबसे पहले आता है कि यानी कि जो सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज हैं, जो हेल्थ केयर रिसोर्सेज हैं वो अब उन एरियाज़ को सप्लाई करें जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरह से जूलियन टूडर हार्ट जो है इन्होंने एक लॉ पेश किया था जिसे हम कहते हैं इन्वर्स केयर लॉ। इन्वर्स केयर लॉ में ये बताते हैं कि मेडिकल केयर और हेल्थ सर्विसेज जो है वो इन्वर्सली है, यानी कि इन्वर्सली रिलेटेड है टू द पॉपुलेशन। ओके, नीड फॉर द पॉपुलेशन, यानी कि मेडिकल केयर जो है ये इन्वर्सली रिलेटेड है नीडी पॉपुलेशन के, यानी कि जहाँ पे हेल्थ केयर अवेलेबल है ज़्यादा वहाँ पे नीडी पॉपुलेशन नहीं है, कम है। जहाँ पे नीडी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे हेल्थ केयर और हेल्थ फैसिलिटीज़ कम है। दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्स केयर लॉ, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे है नहीं, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ओके, ये इन्वर्स केयर लॉ वाला जो एमसीक्यूज़ है ये हर बार आता है, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और फर्स्ट की प्रिंसिपल जो है प्राइमरी हेल्थ केयर का वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे आता है, यानी कि ये आपने इंश्योर करना है कि जिनकी मोर कॉम्प्रोमाइज हेल्थ कंडीशन है, यानी कि जिन्हें ज़्यादा यानी कि जिसकी हेल्थ कंडीशन ज़्यादा सेवियर हो रही है, ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, तो उसे आप ज़्यादा केयर प्रोवाइड करें, ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज दें, बजाय इसके जिनकी कम है और वो गुजारा कर सकता है। कमिटमेंट टू हेल्थ इक्विटी जो है ये फोकस करता है कि आप ये नहीं है कि सिर्फ प्रोग्राम वगैरह करें और बस इसका इनपुट दें, बल्कि आपने इसके हेल्थ आउटकम्स जो आ रहे हैं उसे भी रिड्यूस करना है। फिर इसमें जो है हमारे पास 2 टाइप्स की इक्विटी आती है। असल में हम जो है पहले मतलब समझते हैं कि इक्विटी क्या होती है एंड इक्वलिटी क्या होती है। इक्विटी क्या होती है और इक्वेलिटी क्या होती है? एक होती है इक्वेलिटी, ओके, ये जो हम आमतौर पे सुनते आ रहे होते हैं वो होती है इक्वेलिटी, यानी ये बराबरी जिसे हम कहते हैं। इक्विटी हम बराबरी को नहीं कहते, इक्विटी हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नीड पे हम देखते हैं, यानी कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसे ज़्यादा मिलना चाहिए, जिसे कम ज़रूरत है उसे उसके मुताबिक मिलना चाहिए, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नीड पे हम प्रोवाइड करते हैं। जबकि इक्वेलिटी जो होती है जिसमें एल आता है उसका मतलब होता है बराबर, चाहे गरीब है अमीर है सबको बराबर मिलना चाहिए। सो यहाँ पे जो है 2 टाइप्स की इक्विटी आती है। तो हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करने में हमने इक्विटी देखनी है, इक्वेलिटी नहीं देखनी है। इक्वेलिटी भी देखनी है लेकिन उसके सबसे मेजर कंसर्न जो होता है इसका इक्विटी का होता है। सो इक्विटी जो हमने देखनी है तो इसमें 2 तरह की इक्विटी होती है। ओके, ये मैं हटा देती हूँ इक्वेलिटी का। इक्वेलिटी का हटा देते। इसमें 2 तरह की इक्विटी आती है, हॉरिजॉन्टल इक्विटी एंड वर्टिकल इक्विटी आती है। हॉरिजॉन्टल इक्विटी क्या होती है? सबसे पहले हॉरिजॉन्टल इक्विटी पढ़ेंगे। अगर ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा है तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, यानी कि जो पेबल्स यहाँ पे जो स्टोन्स रखे गए हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में रखे गए हैं। हॉरिजॉन्टल इक्विटी होती है यानी कि इक्वल एक्सेस फॉर इक्वल नीड्स। अगर ज़रूरत सेम है तो मिलना भी सेम चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए, इक्वल एक्सेस होना चाहिए हेल्थ केयर पे, इक्वल यूटिलाइजेशन होनी चाहिए हेल्थ सर्विसेज की, और इक्वल हेल्थ भी होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विटी, यानी कि ज़रूरत सेम है तो चीज़ें भी सेम मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी आती है वर्टिकल इक्विटी।
ओके, वर्टिकल इक्विटी आती है जिसपे आपने ये डायग्राम में देखा इस तरह का पिरामिड बना हुआ है। वर्टिकल इक्विटी इसे हम कहते हैं इस पिरामिड फॉर्म में होता है, यानी कि अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनइक्वालिटी, यानी कि इनइक्वालिटी यानी कि वो इक्वल नहीं है, एक को ज़्यादा ज़रूरत है एक को कम ज़रूरत है तो हम अनइक्वली ट्रीट करेंगे फिर, यानी कि मोर नीड होगी तो उसे मोर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। इसका जो सेंट्रल थीम है वो नीड के बेसिस पे, यानी कि जिसे ज़्यादा ज़रूरत है आप पहले उसे प्रोवाइड करें, ये इस तरह जा रहा है। पहले आप जिसे ज़्यादा ज़रूरत है आप उसे प्रोवाइड करें, फिर उसके बाद जो ज़रूरत है उन्हें प्रोवाइड करें, फिर उसके बाद फिर जिसे सबसे कम ज़रूरत है फिर लास्ट में उसको देखें। यानी कि जैसे कि अगर हम अपने हेल्थ केयर जो है फैसिलिटीज़ में देख लें, यानी कि हॉस्पिटल वगैरह में देख लें, तो वहाँ का भी प्रोटोकॉल यही होता है कि अगर आपके पास एट अ टाइम 2 पेशेंट्स आए हैं, एक जो है उसे हार्ट अटैक हुआ है, एक को इसका पाँव टूटा हुआ है, तो जिसका पाँव टूटा हुआ है वो फिर भी थोड़ा बहुत गुजारा कर लेगा, उसे आप बाद में देख लेंगे, लेकिन जिसे हार्ट अटैक हुआ है उसका हार्ट नहीं देखने वाला उसे, तो आपने पहले उसे डील करना है। ये वाली बात होगी। सेकंड प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज हेल्थ वर्कफोर्स डेवलपमेंट। हेल्थ वर्कफोर्स डेवलपमेंट जो है कम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर जो है, इसमें हमने बहुत सारे हमें जो है हेल्थ वर्कफोर्स के लिए लोग चाहिए होंगे, एडिक्वेट नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन करनी है हमने उनकी, यानी कि ट्रेंड फिजिशियंस, नर्सेज, एलाइड हेल्थ प्रोफेशन वाले, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, वर्किंग जो भी हेल्थ टीम में काम कर रहा है उन सबको हमने लोकल और रेफरल लेवल जो है उस पर सपोर्ट मिलनी चाहिए, यानी कि उसकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है हर एक लेवल पे। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी किससे ज़रूरी है, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर को अचीव करने के लिए इंडिविजुअल, फैमिलीज़, कम्युनिटी सबका पार्टिसिपेट, इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि कलेक्टिवली वो नीड्स और प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं, यानी कि नीड्स को प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है हेल्थ प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना होता है, उसके लिए हमने इन्फॉर्म चॉइसेस बनाने होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाने होते हैं विद कम्युनिटी के साथ, कम्युनिटी प्रायोरिटीज़, यानी कम्युनिटी की जो प्रायोरिटी पे जो नीड है पहले हमने उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाने होते हैं। यूनिवर्सल कवरेज जो है वो तब तक अचीव नहीं हो सकता जब तक लोकल कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व ना हो जाए। प्लानिंग स्टेप्स क्या होते हैं इन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में? आइडेंटिफिकेशन पहले हम करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं प्रॉब्लम को, यानी कि पहले हम देखते हैं कि कौन सी ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉब्लम, उसे सॉल्व करना क्या ज़रूरी, किस प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करना ज़रूरी है, फिर उसके बाद कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, फिर उसके बाद हमने प्लानिंग करना होता है, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कम्युनिटी मेंबर्स ही करते हैं, और फिर इवैल्यूएशन करना होता है बाय कम्युनिटी मेंबर्स, वही इवैल्यूएट करते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है या नहीं हो चुकी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जिसमें 1 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा सेक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, उनके दरमियान का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इनकी पार्टिसिपेशन ज़रूरी होनी चाहिए, उनका वर्क अलायंस सही होना चाहिए, नहीं कि वो एक दूसरे के साथ सही से काम कर सके, कोऑपरेटिव वर्किंग करेंगे तभी ये पॉसिबल हो सकता है। और ये नेसेसरी नहीं है कि वो कोलैबोरेशन में विद द हेल्थ सेक्टर के साथ, हेल्थ सेक्टर जो है वो इन्वॉल्व हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइमरी हेल्थ केयर की इम्प्लीमेंटेशन में इंटर सेक्टर कोऑर्डिनेशन, यानी कि हर एक सेक्टर, हर एक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो, चाहे वो एग्रीकल्चर है, फूड डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन सबका जो है वो आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। पी रिक्वेसिटीज़ क्या बनाते हैं फॉर इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन के लिए? इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन के लिए जो इसेंशियल थिंग्स है वो ये है कि प्रॉपर पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स इसके लिए बनानी चाहिए, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी चाहिए हर एक लेवल पे, ताकि जो है वो आगे इसके दरमियान का जो कोऑर्डिनेशन है वो टूटे ना। रोल एंड जितनी भी पार्टिसिपेटरी एजेंसीज़ हैं इसमें उन सब का, उनकी जो रोल और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उन सबको बता दिए जाए। पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, फॉर्मल सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन हो चाहिए, यानी कि हर एक साल में या महीने में ऐसी कॉन्फ्रेंसेस या मीटिंग्स होनी चाहिए जिसमें डिस्कशन और डिबेट्स होंगी डिफरेंट, जिसमें प्रॉब्लम्स जो है जो उन्हें फेस करने पड़े हैं उस सबको शेयर किया जाए आपस में, उसके लिए स्ट्रेटजीज़ एंड प्रोसीजर जो है वो स्पेल आउट किए जाए, और इवैल्यूएशन और फिर उसकी मॉनिटरिंग की जाए। सो ये सारी प्रीरिक्विजिटीज़ थे इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन के लिए। मैकेनिज्म क्या है कोऑर्डिनेशन का, यानी कि कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो सकती है? पहले ये है कि डिफरेंट सेक्टर के नेम्स लिस्ट आउट कर लें,
वो NGOs और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करें जो कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेशन कमिटीज़ बनाएं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे एंड लोकल लेवल पे कोऑर्डिनेशन कमिटीज़ बनाई जाए। स्पेसिफिक टास्क फोर्सेज इसके लिए जो है वो फॉर्मुलेट किए जाए ताकि वो ये हेल्थ केयर डिलीवरी सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर सके। ऑब्जेक्टिव्स और एरियाज़ जो है वो जॉइंटली डिसाइड किए जाए कि कौन से किस एरिया के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। डिसाइड करें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और डेवलपमेंट करें प्लान को। फिर ऐसी कौन सी डिफ़िकल्टीज़ थी जो कि फेस करनी पड़ रही थी इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन में। पहला ये था कि कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा थे इसमें, यानी कि किसी का इंटरेस्ट नहीं था, पॉलिटिशियन वगैरह की इसमें बात थी, उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट थी, उनकी आपस में डिसइक्विलिब्रियम हो गई, इंटरेस्ट नहीं था, कन्फ्लिक्ट्स थे, पावर स्ट्रगल करना पड़ रहा था कि उनको ऐसा लग रहा था कि हमारी पावर तो लोकल एरियाज तक जा रही है और उनके पास अपनी खुद की पावर होगी अपना हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करने के लिए, और एजेंसीज जो होती हैं मस्ट बी एबल टू कॉम्प्रोमाइज़ एंड इम्पोज चेंज ऑन द नॉर्मल वर्किंग पैटर्न। और फिर इस तरह से उनका जो नॉर्मल वर्किंग पैटर्न था वो भी डिस्टर्ब हो रहा, मतलब उन्हें उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था। कल्चर चेंजेस आ रही थी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के। कोऑर्डिनेशन जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही थी इन टर्म ऑफ टाइम, मनी और मैन पावर की, यानी कि इसके लिए और लोगों को हायर करना था, बहुत ज़्यादा इस पर पैसे खर्च करने थे और टाइम भी देना था। सो हर तरह से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी। लेकिन बहुत सारे डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन जो है ये की प्रिंसिपल था जो कि आउटलाइन किया गया था WHO ने हेल्थ फॉर ऑल के लिए। उसको अचीव करने के लिए इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अगर ये ही नहीं था तो बाकी के प्रिंसिपल्स होना ना होना वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, असल में इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन लास्ट में था, इन्होंने शुरू में डाल दिया, तो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हम पढ़ लेंगे। वो टेक्नोलॉजी जो कि साइंटिफिकली साउंड होनी चाहिए, यानी कि साइंटिफिकली अप्रूव्ड हो, एडेप्टेबल हो टू लोकल नीड एंड एक्सेप्टेबल हो, जिसको अप्लाई की जा रही है और जो अप्लाई कर रहा है, और ये वहीं के लोग जो है वो इसे मेंटेन कर सके, और प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिलायंस हो इनमें, और रिसोर्सेज जो है वो विद द रिसोर्सेज द कंट्री एंड द कम्युनिटी के, और वो रिसोर्सेज सारे होने चाहिए जो कि वहाँ के लोग जो है वो अफोर्ड कर सकें। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जो है वो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जो है वो इस तरह से डिज़ाइन करनी चाहिए कि वो हेल्थ नीड्स के लिए स्पेसिफिक भी हो, उसे पूरा भी कर सके। और इसका जो क्राइटेरिया है कि हमने कौन सी नीड जो है उसे पहले पूरा करना है, ये जो है डिपेंड करता है ऑन द कि किस प्रॉब्लम से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो अफेक्टेड हो रही है, डिग्री ऑफ मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी जो है कॉज बाय द हेल्थ कंडीशन, यानी कि किस हेल्थ कंडीशन की वजह से मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो पहले हमने उसे जो है वो एड्रेस करना है, उसके बाद नेक्स्ट अदर को। लेक ऑफ सोल्यूशन दैट आर इफेक्टिव, सेफ, एक्सेप्टेबल, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल, यानी कि उन सोल्यूशंस की जो है वो लेकनेस है कि जो इफेक्टिव हो, सेफ हो, एक्सेप्टेबल भी हो, अफोर्डेबल भी हो, एक्सेसिबल भी हो, सस्टेनेबल भी हो। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जो है वो साइंटिफिकली वैलिड भी होनी चाहिए, लोकल नीड्स पे अडेप्टेड होनी चाहिए, यानी कि लोकल नीड्स के लिए अडेप्टेबल होनी चाहिए, उसे पूरा करने के लिए सही हो, और जो यूज़र है और जो रेसिपेंट है तो दोनों के लिए वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और लोकल रिसोर्सेज के ज़रिए से ही हम उसे मेंटेन करें, यानी कि उसके लिए कोई और ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों की ज़रूरत ना हो उसे मेंटेन करने के लिए। ये WHO ने रिकमेंड किया था 1989 में, ये सारी गाइडलाइंस उन्होंने दी है। टेक्नोलॉजी जो है वो तभी इफ़ेक्टिव होती है अगर वो एकम्पनीड हो बाय, यानी कि नॉलेजेबल और स्किल्ड यूज़र अगर उसे यूज़ कर सके तभी वो सही तरह से उसे यूज़ कर सकता है इफ़ेक्टिवली। उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस हो, पॉलिसीज़ हो, और उसके लिए इफेक्टिव फाइनेंसिंग की भी ज़रूरत है कि उसके लिए उसे अवेलेबल कराना, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि ओवरऑल द पॉपुलेशन उसे डिस्ट्रीब्यूट करना जो है उसके लिए हाईली फाइनेंस यानी कि पैसों की ज़रूरत है। कम्युनिटी एफर्ट की भी ज़रूरत है कि वो क्लाइंट जो है जब उसे ज़रूरत हो तो वो एट द टाइमली वे, यानी कि उसी टाइम में उसे वो चीज़ मिल सके, कॉन्टेक्ट में आ सके उसके। इसका इम्पैक्ट तभी होता है अगर हम ये इनकॉर्पोरेट करते हैं, कम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उसमें इनकॉर्पोरेट करने के लिए इसे बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकती है, यानी कि इसमें जो है और इसकी जो है एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक जो है एप्रोप्रिएट हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ की, ये हमने अर्ली ही बता देना है कि इसकी ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक हैं। एलिमेंट्स क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर के? एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम। एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर,
सबसे पहले एलिमेंट जो है प्राइमरी हेल्थ केयर वो है कि एजुकेट करें लोगों को कि उन्होंने किस तरह से डील करना है हेल्थ प्रॉब्लम से, उससे किस तरह प्रिवेंट होना है, किस तरह कंट्रोल करना है, फूड सप्लाई किस तरह प्रमोट करना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन किस तरह से प्रोवाइड करनी है, एडिक्वेट सेफ वाटर सप्लाई होनी चाहिए, बेसिक सैनिटेशन जो है लोगों तक मिलनी चाहिए, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ जो है यानी कि जो माँ और बच्चे की सेहत है इसके हवाले से जो फैमिली प्लानिंग है वो सब इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, इम्यूनाइजेशन मिलनी चाहिए इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट, जितने भी लोकल इंडेमिक डिजीज़ है वो प्रिवेंटेबल होनी चाहिए, उसे कंट्रोल करने के मेजर्स हो, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होनी चाहिए, जितनी भी कॉमन डिजीज़ और इंजरीज़ है हर जगह पे अवेलेबल होने चाहिए, यानी कि स्मॉल जो है वो सेंटर्स होने चाहिए, हेल्थ सेंटर्स, बेसिक लेबॉर्ट्री सर्विसेज और जो हेल्थ इसेंशियल ड्रग्स हैं वो सब तक जो है मिलनी चाहिए, हेल्थ गाइड जो है हेल्थ वर्कर्स वगैरह जितने भी हेल्थ असिस्टेंट हैं उन सबको एडवांस ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, रेफरल सर्विसेज जो है वो हर जगह मौजूद होनी चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो मेन 8 है, एजुकेशन, वाटर एंड सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ एंडेमिक डिजीजेस, ट्रीटमेंट और ड्रग अवेलेबिलिटी। ये सारे एलिमेंट्स है, 8 एलिमेंट्स है ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज। एप्लीकेशन क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर का इन पाकिस्तान में? पाकिस्तान जब से बड़ा है 1947 से जो बना हुआ है has had mixed success in establishing its health portfolio during the ensuing decades, यानी कि इसे थोड़ी बहुत सक्सेस जो है वो मिल चुकी है, यानी कि इन्होंने अपना हेल्थ केयर सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा वास्ट रखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं, क्रैश एंड ट्रैप हम कहते हैं, उतार चढ़ाव इन्होंने एक्सपीरियंस किए हैं, यानी कि करेक्टराइज बाय इनइक्विटी भी हुई है, अर्बन रूरल डिस्पार्टीज़ भी इसमें आई है, यानी कि जो कन्फ्लिक्ट वगैरह आए हैं वो भी आई है, रिसोर्स एलोकेशन जो है वो भी कभी कभार इनएडिक्वेट हो चुकी है, इम्बैलेंस इन नंबर एंड स्किल ऑफ मिक्स हेल्थ वर्कर, यानी कि हेल्थ वर्कर जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसमेंट आई है कि रूरल एरियाज़ में कम अवेलेबल है एंड सिटीज़ में ज़्यादा है और एक्सेस जो है टू क्वालिटी हेल्थ केयर ऑफ ऑल सेगमेंट, यानी कि हर एक पॉपुलेशन तक जो है वो क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं मिल पाई है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता था उन्होंने किया है, इसमें सक्सेस हासिल की है। 1960s एंड 1970s के दौरान बहुत ज़्यादा जो है एम्फेसिस दी गई थी कि वो जितना भी हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे स्ट्रेंथन कर सके, उसे वेल डेवलप्ड कर सके, यानी कि जितने भी बाय द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ किस तरह के रूरल हेल्थ सेंटर्स बनाएं ताकि हेल्थ सर्विसेज जो है वो कम्युनिटीज़ तक, जो गाँव के देहात की इलाके हैं वहाँ तक मिल सके लोगों को। 1980 जो है ये कंसिडर किया जाता है डिकेड ऑफ पीएचसी था, जब इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ मूवमेंट जो है इन्होंने कंसिडरेबल स्टिमुलस दिया अलमादा डिक्लेरेशन को प्राइमरी हेल्थ केयर 90 सितंबर 1978 में। इनिशिएटिव जो है पाकिस्तान में लिया गया था इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स के लिए 1974 में, ये आपने डेट्स याद रख लेनी है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिए। नेशनल एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन चलाया गया था कि जितने भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल चाइल्डहुड डिजीज़ है उसे प्रिवेंट किया जाए इम्यूनाइजेशन से, लॉन्च किया गया था 1978 में। डायरिया को कंट्रोल करने के लिए ओरल हाइड्रेशन सोल्यूशन जो है उसे कंट्रोल किया जाता था और ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट जो है उसे ट्रेनिंग दी गई थी कि वो सेफ और क्लीन डिलीवरी कर सके कि बोथ इन्फेंट एंड मैटरनल का जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाए। लेट 1993 में लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम चलाया गया था ताकि होम डिलीवरी हो सके ऑफ हेल्थ सर्विसेज की, कि एंटीनेटल एंड पोस्ट नेटल केयर प्रोवाइड की जा सके, यानी कि प्रेगनेंसी से डिलीवरी से जो पहले की केयर है एंड डिलीवरी के बाद की जो केयर है वो प्रोवाइड की जा सके, चाइल्डहुड डिजीज़ को किस तरह प्रिवेंट करना है और फैमिली प्लानिंग के बारे में एजुकेट कर सके लोगों को। डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ डायरेक्टली अब्जॉर्ब ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स DOTS, यानी कि डॉट्स जिसे हम कहते हैं, ये जो है इसकी प्रोविज़न की गई थी उन लोगों के लिए जो कि ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र कर रहे थे। ये स्टार्टेड किया गया था 2001 में, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था एंड द रूरल ब्लैक मलेरिया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 1998 में। ये सारी डेट्स आपने याद कर लेनी है। इसके साथ एफर्ट टू कम्बैट अंडर न्यूट्रिशन से कम्बैट करने के लिए, से मुकाबला करने के लिए इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड जो थे, जो कि फीडिंग चाइल्ड थे, उनको अंडर न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन का जो शिकार हो रहे थे, तो उसके लिए फूड फोर्टिफिकेशन जो है वो लॉन्च किया गया 2015 में। पाकिस्तान जो है इनका रिलेटिवली बहुत ज़्यादा बड़ा प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें 5000 बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, 600 रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, यानी कि रूरल एरियाज़ में जो बनाए गए हैं। सबसे पहले जो पैरामिड में आता है वो बेसिक हेल्थ यूनिट होता है, BHU जिसे हम कहते हैं,
ओके, BHU जिसे हम कहते हैं, ये सबसे पहले आता है पिरामिड में। ये इस तरह का पिरामिड जाता है, तो सबसे पहले BHU आता है, फिर RAC आता है, रूरल हेल्थ सेंटर है, फिर उसके बाद प्राइमरी हेल्थ केयर आते हैं, 7,500 है, एंड ओवर 1 लाख लेडी हेल्थ वर्कर जो है वो काम कर रही है अक्रॉस द पाकिस्तान। ये प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जो है ये सपोर्टेड हो रही है बाय नेटवर्क ऑफ 989 सेकेंडरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स, यानी कि 989 सेकेंडरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल जो है वो प्राइमरी हेल्थ की सर्विसेज, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है उन्हें सपोर्ट कर रही है, यानी कि उन्हें रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है एट तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। पाकिस्तान में डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है वो चलाए जा रहे हैं, जो कि डिफरेंट हेल्थ कंडीशन को टारगेट करने के लिए होते हैं। इस तरह के डिफरेंट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होती हैं, यानी कि फेडरल लेवल पे अलग होता है, प्रिवेंशन डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट लेवल हेल्थ केयर फैसिलिटी लेवल पे, हर एक लेवल पे इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोग्राम चलाती हैं। इंटीग्रेटेड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जो है ये देने के लिए इसे जो है जितनी ज़्यादा हम देंगे प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, उतना ही ज़्यादा हेल्थ स्टेटस जो है वो पाकिस्तान के लोगों का इम्प्रूव होगा। So that's all about the today's lecture. If you like the video and if it will be useful for you, then like, subscribe and share. Thank you. Allah Hafiz.